Hello friends, welcome back to the channel. We have discussed or actually started discussing the various questions papers in the name of PGT in geography. So you can see that here it is written that PGT Geo this one. तो ये एक्चुअली NVS का एग्ज़ाम पेपर है। आई थिंक 2016 वगैरह का कुछ होंगे। एक वेबसाइट से मेरे को ये मिला है। तो चलिए हम क्वेश्चंस से मतलब है हमारे, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। और मैंने ये एक बार सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर चुका हूँ पहले इंडिविजुअली, मतलब इसी पेपर से। तो देखता हूँ मेरा कितना में रिकॉल है मेरा। आई मीन कुछ अगर मैंने गलत बताया तो डेफिनेटली आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और बाकी जिसको मेरे को याद नहीं आएगा मैं उसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैंने सॉल्व कर चुका हूँ बट पता नहीं कितना मेरे को याद है कि नहीं है। तो इस बार मेरा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपको भी सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो टॉपिक हम नोट कर रहे हैं वहाँ से आपको डिटेल वीडियो मिलेगा, बट उस वीडियो से पहले ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और टॉपिक वाइज वीडियो हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए उस आइडिया को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखो कीवर्ड क्या है कि लॉन्ग पीरियड है, लार्ज एरिया है, तो डेफिनेटली ये आपका होगा क्लाइमेट होगा, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। देखते हैं एक वीडियो में हम कितना सॉल्व कर पाते हैं, यानी या फिर हम सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने पेन ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, बस आपको क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ और आप स्क्रीन में देखकर भी सॉल्व कर सकते हो ताकि टाइम कम लगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड ट्विन सिस्टम्स और कॉन्टिनेंटलिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ है, तो डेफिनेटली ये जो होगा आपका आई थिंक लैटिट्यूड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक, क्योंकि लैटिट्यूड के ऊपर सन रेज डिपेंड करेगा और सन रेज इज कंट्रोल्स एवरीथिंग, ठीक है। ऐसे तो फॉलोइंग क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चंस मैंने किया था। मैंने एक्चुअली इसको स्क्रीनशॉट लेकर गूगल लेंस के थ्रू गूगल में सर्च किया था, तो वहाँ से जो आंसर मिला था और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसको किया था सॉल्व, ठीक है। तो आई होप ये लैटिट्यूड ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार चेक कीजिएगा, फिर से मेरे को देखना पड़ेगा इसके बाद। देन व्हाट इज अ मैंगो शावर। तो मैंगो शावर क्या होता है कि जो प्री मानसून रेनफॉल होता है इन कर्नाटक एंड केरला, उसे हम मैंगो शावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच क्लाइमेट जोन इज रेनफॉल लो, हाईली वेरिएबल एंड अनडिपेंडेबल। तो ये आपका है मिड लैटिट्यूड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन। लो, हाईली वेरिएबल एंड अनडिपेंडेबल, तो ह्यूमिड मिड लैटिट्यूड में लो तो नहीं होगा, और तो ऑप्शन ए ही या शायद करेक्ट आंसर होगा, इसको भी चेक कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 105। सो व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम यूजेज वेजिटेशन पैटर्न एज ए प्रोमिनेंट फीचर। तो वेजिटेशन यूज़ किया था आपका कोपेन ने, कोपेन होगा ये, नो डाउट। देन व्हिच ऑफ दिज कंडीशंस लीड्स टू साइक्लोजेनेसिस, अपर लेवल डाइवर्जेंस बिन इक्वल। और हाँ, सारे क्वेश्चंस का मेरे को एग्जैक्ट एकदम डिटो आंसर मिला था ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन से जो टेक्स्ट बुक वगैरह में देता है वो, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जिसका ऐसा कोई सोर्स नहीं मिला था मेरे को, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन मिला था उसी से मैं मतलब क्वेश्चन आंसर किया था। तो डेफिनेटली रिवाइज करना पड़ेगा मेरे को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लीड टू साइक्लोजेनेसिस। तो
अपर लेवल डाइवर्जेंस कीपिंग ग्रेटर देन लोअर लेवल कन्वर्जेंस। डेफिनेटली अपर लेवल डाइवर्जेंस जो हो वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है आपका साइक्लोन डेवलप होगा। ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वीक तो नहीं होगा और इक्वल शायद हो सकता है कि अपर लेवल डाइवर्जेंस बीइंग इक्वल टू लोअर लेवल कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो यही बेहतर है कि अपर लेवल में ज़्यादा हो और लोअर लेवल में आपका कम हो, बट ऐसा भी तो नहीं होगा ना फिर अगर फिर सोर्स कहाँ मिलेगा अगर कम हो जाएगा तो इसको भी साइक्लोजेनेसिस इसका देख लेना आप। नेक्स्ट हम जाते हैं 107 में, तो चूज ऑल द फॉलोइंग दैट आर नॉट ट्रू। तो द कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन बोथ द टेम्परेचर एंड एनुअल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ए रीजन। दिस इज ट्रू। ए सिटी दैट इज क्लासिफाइड एज हैविंग ए ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट अंडर द कोपन क्लासिफिकेशन सिस्टम वुड पॉसिबली हैव ए थॉर्नटोइट इंडेक्स ऑफ 20। And third, the Thorndike system of climate classification is not directly based on temperature. So I think 1 and 3 are true. That's why option 2 only is the correct answer, because यहाँ पर पूछा not true. So I think option 3, क्योंकि ऐसा कुछ होता है क्या कंपैरिजन ये देखना पड़ेगा, बट आई थिंक यहाँ पर यही सही आंसर होगा। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखो हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, बाय द वे हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। हम 108 पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 108 यानी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन्स इज टिपिकली सब्जेक्ट टू द ग्रेटेस्ट डायरनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। डायरनल वेरिएशन पूछा है तो डेफिनेटली आपका जो एरिड रीजन होगा यहाँ पर डायरनल वेरिएशन ज़्यादा होगा, यानी जो टेम्परेचर की रेंज होती है दिन में बहुत गर्म होगा और रात को बहुत ठंड भी होगा, तो इसलिए रेंज जो है ज़्यादा हो जाएगा। देन 109, द वेदर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज द ट्रोपोस्फियर। Then the dash features a relatively high concentration of electrically charged particles. This is ionosphere. The aurora borealis, northern lights, is most likely to be visible near the equator during daylight hours at high latitudes far from equator. तो ये जो है आपका हाई लैटिट्यूड्स में ही मिलता है बियॉन्ड 60 डिग्री। ठीक है, एक बार में पोल में भी नहीं मिलता। मैंने एक नासा का कुछ पढ़ रहा था तो वहाँ पर लिखा था कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल पोल में मिलता है, बट हाई लैटिट्यूड में मिलता है 60 to 70 डिग्री के बीच में, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो एट हाई लैटिट्यूड्स ये करेक्ट आंसर होगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट मतलब जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उसके साथ और भी कुछ मिलकर रिएक्शन होकर जो पॉल्यूटेंट बनते हैं उसे सेकेंडरी बोलते हैं। तो ऑप्शन में से यहाँ पर आपका जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये हो गया आपका एक सेकेंडरी केमिकल का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट जाएंगे कि द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल डिपेंड्स ऑन दी। तो ये जो होता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ ए सोलर सेल। हीट कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन था क्या, इसको मेरे देखना पड़ेगा और एक बार, याद नहीं है अभी। ये दोनों में ही तो हो सकता है कुछ। ठीक है, इन दोनों नहीं होगा, बट इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन होगा, हीट कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन होगा। आई थिंक हीट कंपोनेंट ऑफ सोलर रेडिएशन ये शायद कुछ ये सही होगा। ये हो देखना पड़ेगा इसको। ये सोलर पॉन्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो ये सोलर पॉन्ड में क्या रहता है कि सोलर एनर्जी कलेक्शन रहता है और हीट कलेक्शन रहता है, हीट स्टोरेज, हीट कलेक्शन। तो हीट स्टोरेज, सोलर एनर्जी कलेक्शन एंड एनर्जी स्टोरेज। तो इसको क्या कहता है, सोलर पॉन्ड में आपका सोलर एनर्जी स्टोरेज रहता है और हीट कलेक्शन रहता है। ठीक है, तो सोलर एनर्जी पॉन्ड मतलब ये सोलर पॉन्ड के बारे में आपको जानना पड़ेगा। बेसिकली सोलर पॉन्ड के बारे में आप जान सकते हो। तो इसका भी सवाल मैंने क्या मार्क किया था, एक्चुअली मैंने परसों किया था, आज कुछ बाकी था तो बस वही किया था, और ये सारे हम परसों किए थे, बट रिवीजन तो नहीं देते। तो देख रहे हो रिवीजन का बहुत ज़रूरी है, तो यही बात है। देन क्योंकि ये नया है, पहले कभी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पड़ा था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस यूज सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी बहुत सारे कॉन्फ्यूजन था, मैंने
बहुत बार सर्च किया कि सोलर लैंटर्न करके, बायोगैस प्लांट करके, तो ये देखो आई थिंक यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये गलत दिया हुआ है। आई होप कि, क्योंकि बोला है कि अप्लायंसेस यूज सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर मैंने सर्च किया तो एक निकल कर आया कि सोलर एयर हीटर जो है वो यूज़ करता है। अब एयर हीटर करेगा तो वाटर हीटर भी तो कर सकता है, बट आंसर मेरे को शायद ये मिला था। बट सोलर लैंटर्न जो होगा ये भी तो फोटोवोल्टिक ही यूज़ करेगा ना, कि सनलाइट से आपका डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है या कुछ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर ये नहीं है तो पता नहीं, इसको भी मतलब और भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, सिर्फ गूगल लेंस के थ्रू नहीं हो पाएगा। देन द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये जो है ये आपका 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, इसका करेक्ट आंसर है 1.36 यानी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और उसे किलो जूल भी बोलते हैं। ओके, तो हमने टोटल 16 क्वेश्चन देख लिए। अब हम 17 पर जाते हैं। द प्लानट विथ अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट विथ सरफेस टेम्परेचर एवरेज 480 डिग्री सेल्सियस, तो इसके हम वीनस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या मरकरी जो है सन के नज़दीक है सबसे, ठीक है, तो फिर वो कितना, क्यों इतना हॉट नहीं है, सबसे ज़्यादा हॉट क्यों नहीं है? तो उसका आंसर है मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थीन है। इसके बारे में आप पता लगा सकते हो। देन 118 पे जा देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्रोसेसेस रिगार्डिंग रेनफॉल। तो रेनफॉल का जो सीक्वेंस होती है, स्टेप्स ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, वो क्या होती है? तो पहले आपका क्या होगा, एक अनसैचुरेटेड एयर रहेगा, उसके बाद आपका ड्यू पॉइंट आएगा, और फिर कंडेंसेशन होगा, तो उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 119 क्वेश्चन देखते हैं कि डैश प्रोसेसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन कास्ट रीजन, इसको क्या है ये बताओ? ये होगा आपका कार्बोनेशन। अब बैडलैंड टोपोग्राफी इज द प्रोडक्ट ऑफ विंड एंड वाटर, ये भी आपको पता होगा, ये होगा कार्बोनेशन कास्ट रीजन में। तो हम 20 क्वेश्चंस कर ली। आप 21 पे जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड लाइकली टू हैव द लोएस्ट एल्बेडो? लोएस्ट, तो मॉइस्ट प्लाउड सॉइल जो है ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से इसका लोएस्ट एल्बेडो होगा। ओके, देन मैच द फॉलोइंग लिस्ट विथ लिस्ट टू। तो ये टॉपिक भी मैं नोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टॉपिक वाला क्वेश्चन वीडियो में नहीं बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छा वीडियो बनेगा कि टेबल के थ्रू आपको समझा सकता हूँ कि इस टाइप का सरफेस का एल्बेडो ऐसा होता है। तो ये सारे वीडियो आएंगे, बट अभी के लिए मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि वही टॉपिक घुमा फिरा के रिपीट होंगे, तो एक बार में देख लेंगे, ठीक है। एक वीडियो में तो नहीं होगा, बट हाँ एक बार में देख लेंगे और फिर वीडियो बनाएंगे। देन आपका ये देखो जियोग्राफिकल कंट्री बोला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने तो हम्बोल्ट को यूजीसी नेट में कहीं यूएसए में लगा देकर चलाए थे, तो दिक्कत होगा। तो हम्बोल्ट जो है जर्मनी का है, और एलन चर्चिल सैंपल यूएसए का है। पीटर हैगेट जो है ये आपका आई थिंक पीटर हैगेट फ्रांस का, पीटर हैगेट आई थिंक यूके का है, और जीन ब्रूनेस शायद फ्रांस का है, ठीक है। तो जीन ब्रूनेस और पीटर हैगेट का देखना पड़ेगा। अब इन डिस्क्राइबिंग द पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन जियोग्राफर्स आर मोस्ट कॉन्सर्न्ड विथ, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, जियोग्राफर्स आर मोस्ट कॉन्सर्न्ड विथ एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, ये रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली, ये कौन होगा? हेरोडोटस होगा, और कौन होगा? नेक्स्ट हम देखेंगे द लोकेशन ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो देखो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो है दिखा रहा था कुछ MCQ वेबसाइट्स कि ये इम्पोर्टेंट है, बट अवेलेबिलिटी एंड नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल भी कुछ वेबसाइट्स दिखा रहा था। तो इनमें से ऐसी कन्फ्यूजन जो है इन सब क्वेश्चंस में, और हमेशा होता है। देन क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस का कुछ ऐसा, अब जब स्टडी मटेरियल पढ़ोगे ना, तो ऐसा एक भी बुक नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं जिसका वहाँ पर डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, तो आपको लॉजिक लगा कर निकालना पड़ेगा। तो इनमें से दोनों ही शायद लग रहा है, अब पता नहीं आंसर की में क्या दिया हुआ था, बट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो है ये मोर जनरल है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल आई थिंक दैट इज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज इन इंडिया।
तो ये आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ये आपका अर्लीस्ट प्लानिंग इन इंडिया। देन टू व्हिच रेशियल ग्रुप्स एस्किमोज बिलोज, तो ये होगा आपका मोंगोलॉइड्स रेशियल ग्रुप में आपका एस्किमोज जो है वो बिलोंग करता है। एंड एज अ कंडीशन दिया है कि हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, डेफिनेटली यस। द रीजन गेट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून सीजन ओनली, डेफिनेटली नॉट। सो ये इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे 129, इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज टू बी मेजर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स विल बी यूज्ड। ठीक है, तो देखो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, ये वेरिएबिलिटी मेजर करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं ना, कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा, वेरिएशन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पोलर जेट स्ट्रीम इज नॉट ट्रू, यहाँ पर पूछा है नॉट ट्रू, तो हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है। इट मूव्स नॉर्थवर्ड्स ड्यूरिंग समर, polar jet stream which supplies energy to the circulation of surface storms. Its location through roughly coincides with that of the polar front and its velocity is greater during summer. Its velocity is greater during summer. तो ये क्या याद ही नहीं आ रहा है, ये पढ़ा नहीं क्या? पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में तो सबको पता है भाई, मेरे को नहीं पता क्या? Which one of the following statements about the polar jet stream is not true? तो it moves northwards during summer, हाँ ये तो हो सकता है, मतलब होगा समर में जब नॉर्थ आएगा तो पोल में शिफ्ट, पोल के टुवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अभी क्या सप्लाई एनर्जी टू द सर्कुलेशन ऑफ सरफेस स्टॉर्म्स, हाँ ये भी हो सकता है। एंड इट्स लोकेशन रफली कोइंसाइड्स विद दैट ऑफ द पोलर फ्रंट, ऐसा क्या? हाँ ये भी हो सकता है। इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर, तो आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो विंटर में बढ़ जाता है। इसको और एक बार देखना पड़ेगा पोलर जेट स्ट्रीम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नहीं होते। वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टर्बिडिटी करंट थ्योरी डेली होता है भाई, ठीक है, डेली होता है। देन द वर्टिकल एयर फ्लो इन एन एंटी साइक्लोन रिजल्ट्स इन, वर्टिकल एयर फ्लो इन एन एंटी साइक्लोन, तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि वर्टिकल मतलब ऊपर जो एयर जा रहा है, एंटी साइक्लोन रिजल्ट्स इन, तो देखो सारे डाइवर्जन नहीं है, कन्वर्जेंस भी है। तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि साइक्लोन में जो है सरफेस में आपका कन्वर्जेंस होता है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब डाइवर्जन बोथ अलोप्ड एट द सरफेस, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वर्टिकल एयर फ्लो इन एंटी साइक्लोन, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, इसका क्या मतलब होता है? साइक्लोन मतलब जो एंटी साइक्लोन क्या होती है? तो ये डाइवर्जन ऑफ एलोप्टी होगा ना, क्या होगा? कंफ्यूज हो गया यार, ये देखना पड़ेगा फिर से। इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवापोरेशन इज प्रीसीडेड बाय, मतलब इवापोरेशन कार आगे होय, ओके, मीन्स व्हाट हैपन्स आफ्टर इवापोरेशन, ओके। तो आफ्टर इवापोरेशन क्या, सॉरी, इवापोरेशन के आगे क्या होते हैं? प्रीसीडेड बाय, तो इवापोरेशन के पहले हीट चाहिए होती ना, यस। देन आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज ट्रॉपिक लेवल 1, तो डेफिनेटली जो है आपका प्लांट्स होंगे ट्रॉपिक लेवल 1 में, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 135, हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स एम्फेसाइज द प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ, ये आपका हो गया हंटिंगटन। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, तो 2.15 जो है ये आपका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है, ठीक है। 1 जो होती है ये आपका यूनिफॉर्म होता है, और 0 होता है आपका क्लस्टर। Then which one of the following sequences of land use according to von Thunen's model is correct? तो von Thunen, यहाँ पर भी एक कॉन्फ्यूजन आ गया था कि देखो पहले जो है काफ़ी जगह क्या था आपका इंटेंसिव ग्रेन फार्मिंग दिखा रहा था, और बट मतलब जो जोन से वो आपका है मार्केट गार्डनिंग एंड इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग, ऐसे करके कुछ डायग्राम में दिखाया जाता है जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं।
तो आई थिंक ये फास्ट होगा मार्केट गार्डनिंग एंड फ्रेश मिल्क, देन आपका होगा इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग और क्या हाँ, तो तीनों ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो जो है फ्रेश मिल्क होगा और इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग होगा एंड देन आपका फायर वर्क एंड लम्बरिंग होगा। तो ऑप्शन डी आई होप करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। पहले होगा मार्केट गार्डनिंग एंड फ्रेश मिल्क, देन इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग एंड देन फायरवुड एंड लम्बर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द सीक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल। तो ये जो है आपका ये टैफे मॉडल एंड गोल्ड TMG मॉडल भी कहते हैं इसे। व्हिच कैटेगरी ऑफ रीजन्स डच मेट्रोपॉलिटन रीजन बिलोंग्स टू। तो मेट्रोपॉलिटन रीजन जो आपका फंक्शनल रीजन है, ठीक है। और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो रिलेटिव मेजर वही बात है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, वो पहले एक बार कोएफिशिएंट था, मैंने शायद गलत बोल दिया यहाँ पर, देखते हैं एक बार, रुको। कोएफिशिएंट ये बोला था मैंने, हाँ ये देखो, इफ द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज टू बी मेजर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स विल बी यूज्ड। तो वेरिएबिलिटी के लिए हम शायद स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करेंगे ना, यहाँ पर मैंने शायद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बता दिया था। तो एक्चुअली ये लॉजिक यहाँ पर होगा, देखो कि क्या था, ये वाला। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लगा सकते हो यहाँ पर, ओके। वेरिएबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन। इफ मैप इज ड्रॉन ऑन RF है 1/5500, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस विल बी करेक्ट इफ द मैप इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो जब ये याद रखना कि जब रिड्यूस्ड करते हैं हम तो RF स्केल जो है वो बढ़ जाता है, और जब इंक्रीज करते हैं हम RF को, तो सॉरी मैप को, यानी एनलार्ज करते हैं, तब जो RF होता है वो आपका घट जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ×2 होगा क्योंकि वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव इफ द मैप इज रिड्यूस टू हाफ बोला है, तो ये आपका 11,000 हो जाएगा। स्टेबिलिटी प्रिवेल्स व्हेन द एनवायरमेंटल लैब स्टेट इज। तो स्टेबिलिटी तब आता है जब आपका एनवायरमेंटल लैब स्टेट वेट एडियाबेटिक लैब स्टेट से भी कम होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक आंसर कुछ दिया गया है कि इंफॉर्मेशन 143 to 145 तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो H2O वेपर कंटेंट जो 14 ग्राम से H2O वेपर कैपेसिटी जो है वो 20 ग्राम से एट 25 डिग्री सेल्सियस और 14 ग्राम से एट 20 डिग्री सेल्सियस, देन 10 ग्राम से एट 15 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द अबव कंडीशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब जितना एयर मॉइस्चर आपके पास है डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, यानी 14 ग्राम्स मेरे पास है कैपेसिटी एट द 25 डिग्री आपका 20, तो इंटू 100, तो 20 इन 5 100 कट गया, और 5 एंड 14 जो है 14 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम आपको होगा 70%, ठीक है। व्हाट वुड हैपन टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यू इन क्वेश्चन 143 इफ़ द टेम्परेचर और इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारा जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 145, व्हाट इज़ द ड्यू पॉइंट फॉर द कंडीशंस लिस्टेड अबव। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो होता है, एक यहाँ पर दिया हुआ था फॉर्मूला, मैंने गूगल में मिला था कि T माइनस हाँ ऐसा ही था कि T माइनस विद इन ब्रैकेट कुछ था यार, ऐसा याद ही नहीं आ रहा यार। तो ये फार्मूला मैंने एक्चुअली भूल गया हूँ, तो इसको देखना पड़ेगा फिर से। तो आप सर्च करो, मिल जाएगा एक फार्मूला, तो वहाँ पर आप बिठा के कर सकते हो। इसका आंसर आई थिंक ये 15 डिग्री सेल्सियस था। हाँ, और गूगल में एक मिला था, कैलकुलेटर मिला था मेरे को,
ऑनलाइन, तो वहाँ पर मैंने टेम्परेचर वगैरह दे दिया, देन ह्यूमिडिटी दे दिया, तो वो दे दिया, बट उससे आपको काम नहीं चलेगा, आपको फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर इफेक्ट ऑफ एल नीनो। एल नीनो के टाइम क्या होती है कि हेवी रेंस होता है अलॉन्ग दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका डेफिनेटली, एंड द इफेक्ट ऑफ सल्फेट एरोसल्स इन द अर्थ एटमोसफेयर इज टू। तो इस सल्फेट एरोसल जो है ये एटमॉस्फेयर को क्या है, सनलाइट को आने नहीं देते और जो है ग्लोबल क्लाइमेट को कूल कर देता है। जैसे कि एक वॉल्केनो हुआ था तो एक टाइम, तो वहाँ से जो ये गैस निकले थे तो उस टाइम टेम्परेचर कम हो गए थे। Then 148, which of the following is plausible argument that burning fossil fuels may not lead to severe global warming। तो इसके लिए है कि वेरियस नेगेटिव फीडबैक्स में रिड्यूस दी इफेक्ट्स, यही जो है आर्गूमेंट है। देन ह्यूमन्स आर एडिंग अबाउट 3 GT मीन्स बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन एंड CO2 टू द एटमोसफेयर ईच ईयर। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर कैन बी ऑफसेट बाय प्लांटिंग ट्रीज। Living trees on earth contain about 500 GT of carbon, remove about 5 GT of carbon per year through photosynthesis and add about 5 GT of carbon per year through respiration and decay. If humans plant trees equal to 1% of all present forest, how much carbon will be removed from the atmosphere। तो देखो यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। बताया गया है कि 500 GT जो है वो आपका अभी का जो लिविंग प्लांट्स है उनमें है, ठीक है। अब ये पूछा गया आपको कि ये जो है मतलब 500 GT बिलियन मेट्रिक टन्स कार्बन वो होल्ड करता है, ठीक है, और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन बेकार है। तो क्या है कि आपको इफ ह्यूमन प्लांट ट्रीज इक्वल टू 1% ऑफ ऑल प्रेजेंट फॉरेस्ट, तो सिंपल इन्होंने क्या करता है 500 GT जो है अभी का लिविंग ट्रीज होल्ड करता है, तो इसका 1% क्या होगा, इसका 1% होगा आपका 5। तो ये 5 बिलियन मेट्रिक टन जो है अगर 1% ट्री प्लांट किया गया तो ठीक है, तभी 500 बिलियन टन है ना, तो इसका अगर 1% ट्री आप बढ़ा देंगे, ठीक है, क्या अभी का जो प्लांट है वो 500 बिलियन मेट्रिक टन जो है आपका कार्बन को होल्ड करता है या फिर हाँ होल्ड करता है। अब इसका 1% अगर मैंने जो प्रेजेंट प्लांट है उसका 1% हम फिर से प्लांट करें तो कितना कार्बन कम हो जाएगा, तो 1% ही कम होगा फिर। देन 500 का 1% आपका 5 बिलियन मेट्रिक टन जो होगा बी आपका आंसर होगा। तो ये बेसिकली मैंने चैट जीपीटी के थ्रू मैंने सॉल्व किया था। एंड द टेम्परेचर ऑफ द बायोस्फीयर इज क्रूशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब ये टेम्परेचर क्या होती कि 0 to 50 डिग्री सेल्सियस दिखाया था मेरे को, ऐसे तो 0 to 45 डिग्री था, बट यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो 0 to 50 डिग्री सेल्सियस वुड बी द करेक्ट आंसर। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज नोन फॉर लार्जेस्ट नेट इरिगेटेड एरिया। तो काफ़ी जगह इसको मैंने उत्तर प्रदेश भी दिखा, काफ़ी जगह हरियाणा भी दिखाया था। तो एग्जैक्ट डाटा आपको ऑफिशियल अगर वेबसाइट से मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होगा, बट वो मेरे को अभी और भी देखना पड़ेगा। तो मैंने आधा क्वेश्चंस कर लिया, यानी 51 क्वेश्चंस हो गया और 49 बाकी है। देखते इसी वीडियो में कंप्लीट कर सकते कि नहीं। हाँ हो जाएगा, आई होप 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। If air at sea level with a temperature of 27 degrees Celsius is forced up a mountain slope and the air's dew point at the condensation level is 14 degrees Celsius, at what elevation will condensation begin। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एज इट फोर्स्ड अपवर्ड, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कि ड्राई एडियाबेटिक रेट को लेंगे। ड्राई एडियाबेटिक रेट होता है आपका 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है और इसको जाना पड़ेगा 14 डिग्री सेल्सियस में, तो ये जो है कूल हो जाएगा या कंडेंस हो जाएगा। तो हमको कितना घटाना पड़ेगा, टेम्परेचर आपका घटाना पड़ेगा 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 13 डिग्री सेल्सियस घटाना पड़ेगा। तो 13 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री घटाने के लिए इसको 1 किलोमीटर या 1000 मीटर जो है एसेंड करना पड़ेगा। तो फिर 1 डिग्री घटाने के लिए आपको 100 मीटर, तो फिर 10 डिग्री घट गया और 13 डिग्री को 300, तो इसका आंसर होगा 300 मीटर्स आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यानी 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। तो ये देखो
मैंने सर्च किया तो गूगल में बानोस जो है, चंबल, ये दोनों का नाम आ रहा था और चैट जीपीटी ने भी ऐसा बोला। बट हाँ, आप जानते हो कि चैट जीपीटी से हम एज ए कॉन्वर्सेशन हम उसे क्वेश्चन पूछ सकते। तो मैंने उसी स्टाइल में पूछा कि तो फिर बानस कैसे नहीं है या चंबल कैसे नहीं है, इसे घुमा फिरा के। तो उन्होंने एट लास्ट मेरे को ये बताया कि यार दोनों ही सही है, तो अगर क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आप आइदर जो भी ऑप्शन चूज़ करो, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन चूज़ करो आपको मार्क्स शायद मिल जाएगा। और ऐसा ही होगा क्योंकि गूगल में जो बायजूस का वेबसाइट है वहाँ पर भी बानोस और चंबल का ही एग्जाम्पल, सुपर इम्पोज रिवर के एग्जाम्पल बानोस चंबल दोनों का ही नाम था। आप बाकी आप कोई बुक से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देन स्टेट व्हिच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज है आपका, आई थिंक ये उड़ीसा पड़े थे, नहीं, रिजर्व उड़ीसा है बट प्रोड्यूसर कुछ और था, प्रोड्यूसर शायद मध्य प्रदेश था। इसको एक बार देखना पड़ेगा। व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट, डेफिनेटली आसाम। ए रैम्प ऑफ सैंड डिपोजिटेड बाय स्ट्रीम along फुट हिल्स इन दी एरिड लैंड इज कॉल्ड बाजादा होगा इस बार। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन हुआ मेरे को क्योंकि कोई क्लियर कट आंसर नहीं था। तो पेडिमेंट जो है ये तो इरोशन के कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है डिपोजिटेड, तो पेडिमेंट तो नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे बहुत वेबसाइट दिखा, 2-3 तो दिखा मिनिमम, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन लिस्टेड था और वहाँ पर आंसर दिया था पेडिमेंट, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पेडिमेंट एक इरोशनल लैंडफॉर्म होती है। और डेजर्ट वॉश भी यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक। और हमादा जो होती है ये आपका रॉकी सरफेस होता है, तो यहाँ पर रॉकी तो नहीं बोला है, ये बोला है कि रैम्प ऑफ सैंड, मतलब सैंडी सरफेस। तो आई थिंक बाजादा वुड बी करेक्ट आंसर। और बाजादा में कुछ ऐसा ही दिखाया कि माउंटेन फुट हिल के अंदर नीचे, माउंटेन फुट हिल्स के नीचे कुछ जो लैंड बना हुआ रहता है, ये मोटा मोटी प्लेन लैंड, उसे हम बाजादा कहते हैं। तो इसका एक्सटेंशन है माउंटेन्स का बेसिकली। तो बाजादा इज द करेक्ट आंसर, आई होप। देन रेटिंग कर्व इज यूजफुल फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिवर डिस्चार्ज। रिवर डिस्चार्ज के लिए रेटिंग कर्व यूज़ किया जाता है। और हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट। तो मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट इन्होंने लिखा है रिचर्ड पीट ने लिखा है। द सावाना बायोम इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। तो सावाना बायोम जो है ये आपका ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब हु वाज द फर्स्ट जियोग्राफर ascertain the length of the equator, एराटोस्थेनीज से। which one of the following is wrongly matched। तो यहाँ पर wrongly matched अनाईमुदी जो है ये 2695 करेक्ट है। नांगा पर्वत ये आपका करेक्ट नहीं है, तो इसका मैंने शायद 8000 समथिंग देखे थे, 8600 के आसपास था। K2 का नहीं, शायद उससे कम था, तो फिर से देखना पड़ेगा यार। और माउंट एवरेस्ट को सबको पता है, K2 का भी सबको पता है। अनाईमुदी होचे 2695। नंगा पर्वत का क्या था वो एक बार देखना पड़ेगा फिर से। चलो अब इन रिमोट सेंसिंग सिस्टम स्विच सेंसर्स मेजर्स नेचुरली अवेलेबल एनर्जी। तो जिससे हम सनलाइट के थ्रू, जो सेंसर्स हम सनलाइट पे डिपेंड करते हैं उसे हम पैसिव सेंसर बोलते हैं। जिसका खुद का लाइट होते हैं उसे हम एक्टिव सेंसर बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब डैमेज डन टू ए पब्लिक एरिया सच एज ओवर फिशिंग एंड एनवायरमेंटल डैमेज टू द ओपन सीज इज नोन एज। इसे कहते हैं हम कॉमन्स ऑफ ट्रेजेडी। इसे कहते हैं हम ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, ओके, और कॉमन्स ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, यस। एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंक्रीज इन ऑल ग्रेन प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड ड्यू टू डेफिनेटली इंक्रीज इन यील्ड, क्योंकि जो फार्म लैंड है वो तो सेम ही है, हमारा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है, फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो यील्ड में इंक्रीज हुआ है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज, तो डेफिनेटली इसको सबको पता है कि यहाँ पर जो ग्रेप्स, ऑलिव्स, ऑरेंजेस ये सब के लिए फेमस होती है मेडिटेरेनियन सी। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फार्मिंग एक्टिविटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में आजकल क्या हो रहा है कि वहाँ का जो फार्म का नंबर में डिक्रीज हो रहा है। ऐसे इसका डायरेक्ट आंसर कुछ मिला नहीं, बट जो आर्टिकल्स मेरे को कुछ मिला तो वहाँ से पढ़ के मैंने ये कंक्लूड किया। और यहाँ पर कुछ रिलेटेड चीज़ें मेंशन था कि नंबर ऑफ फार्म्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, बट उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि साइज ऑफ फार्म्स इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए इज द वुड बी द करेक्ट आंसर। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर देखो पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना इसका एग्जाम हॉल में बहुत ध्यान रखना। नॉट करेक्ट पूछा है तो देखो द एडवांटेज फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन और अनकाइंड टू वुमेन इन दैट इट रिड्यूस द फीमेल रोल इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ ये तो सही है
कि वोमेन का जो नीड है एग्रीकल्चर में वो थोड़ा कम हो गया। वोमेन फार्मर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड। हाँ, ये भी सही हो सकता है। और वुमेन फार्मर्स शेयर इक्वली विथ मैन, तो इक्वल मैन का इक्वल तो नहीं हो पाया। तो ये जो है ऑप्शन सी आपका गलत होगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर यही है। एंड वुमेन फार्मर्स वर्क लॉन्गर आवर्स फॉर लोअर वेजेस देन मोर मेन फार्मर्स, ये भी सही है कहीं पे कहीं। द चीफ गोल ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज टू इंक्रीज हार्वेस्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फार्म एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर की हमारा जो यील्ड है उसे इंक्रीज करना। अमाउंट ऑफ इंक्रीज हार्वेस्ट यानी सेम अमाउंट ऑफ लैंड से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन का करना। बाकी सारे ऑप्शंस आप पढ़ के ही बता दोगे कि वो नहीं हो सकता। अब इसे देखो आउटसोर्सिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और चूजिंग अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो यही है इसका करेक्ट आंसर होगा। बट काफ़ी लोग ये कह सकते हैं कि क्या कि प्रोड्यूसिंग पार्ट्स और प्रोडक्ट्स अब्रॉड फॉर डोमेस्टिक सेल। बट यहाँ पर क्या है, देखो एक चीज़ यह है कि आउटसोर्सिंग, अगर मैंने जियोग्राफी के में सर्च किया तो मैंने ऐसे करके लिखा, ऐसे बाय द वे सारे इंटरप्रिटेशन मेरा ऑनलाइन ही बेस्ड है, तो हो सकते गलत हो, तो आप भी रिसर्च करिएगा। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, जस्ट आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ और काफ़ी आंसर मैं स्किप भी कर रहा हूँ, ताकि आपको बस ये एक ब्लॉग की तरह लो, इसे एक डिस्कशन फोरम की तरह लो, ठीक है। और कुछ नहीं कि आपको ये पढ़ाई लगे ही ना, ठीक है, आपको ये पढ़ाई लगे ही ना, ऐसे सोचो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग क्या होती है, हाँ, तो गूगल में पढ़ के जो मेरे को लगा कि काफ़ी बार होती है कि जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज करते हैं दूसरे देशों में, बट आउटसोर्सिंग एज चूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसे भी हम आउटसोर्स बोलते हैं। तो ऐसा कुछ रिलेटेड चीज़ें पढ़ा था, तो वहाँ से ये मैंने नोट किया, तो ये एक बार देखना पड़ेगा, ठीक। और द मेन स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय मेन स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है देखो, हाँ, तो यहाँ पर ये फ्रीडम वाला कुछ मामला था। इट्स कारस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम -1, इट्स कारस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो मीन स्क्वायर तो भूल गया मैंने, ये पहला वाला नहीं होगा, इसका फ्रीडम कुछ था तो वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब 3 फॉर्मूला मैंने मिला था, ये फिर से देखना पड़ेगा। अब द सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स, देखो कितने नए नए कॉन्सेप्ट, कभी पढ़ा ही नहीं यार। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पढ़ा है तुमने, यहाँ पर सेकंड स्टेज के बारे में नहीं पूछा है, ध्यान में रखो। यहाँ पर पूछा सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसका बात करता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रिजल्टिंग इन बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट्स, यानी जो क्या होती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ रिप्लेसमेंट होता है ना, फर्टिलिटी कम हो जाते हैं जो डेवलप कंट्रीज है। बट डेवलप कंट्रीज़ में आज क्या देखा जा रहा है कि वहाँ का सारी चीज़ें हैं, बट उसका जो फर्टिलिटी रेट हो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल के है, यानी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होने जा रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है। तो उसे वही डील करता है द सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या थ्योरी। ओके, अच्छा, तो हमने लगभग और 30 क्वेश्चन ही बाकी है, तो बहुत दूर आ गया है। इन व्हिच स्टेजेस ऑफ द कुछ बात तो नहीं दी दिया, शायद मैंने नहीं दिया होगा। इन स्टेजेस ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी वुड यू प्रेडिक्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ वुड बी हाईएस्ट। तो डेफिनेटली सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ आपका हाईएस्ट होता है, सेकंड एंड थर्ड में आप काउंट कर सकते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द फर्टिलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखकर जो है काफ़ी लोग इसको देखकर कन्फ्यूज हो सकता है कि द प्रिविलेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये कैसे आपका फर्टिलिटी को ये कर सकते हैं। मतलब मेरा को तो इसी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो गया था। बट ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या होती है कि उसको एक नाम दिया हुआ था कि ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं, मान लो कल्चर है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है और जब तक उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग ना छोड़ी तब तक दूसरी बच्चा नहीं ले सकते जो मदर हो गए। तो क्या होगा, फर्टिलिटी उसका जो एज है वो थोड़ा बढ़ गया, मतलब मदर का एज थोड़ा बढ़ गया, तो उसका फर्टिलिटी रेट कम हो गया ना। तो ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग भी हेल्प करता है फर्टिलिटी को रिड्यूस करने में। ओके, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग द फर्टिलिटी रेट, यानी फर्टिलिटी रेट को अफेक्ट करता है
ओके, अब चाइल्ड एवरेज एज ऑफ मैरिज तो करता ही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी करता है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा होगा तो जो पेरेंट्स है वो प्रेफर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड ले, ताकि उसका जो जिंदा रहने का जो पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाए, जैसे पहले दिन में पहले होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी होगा आपका आंसर, जो कि नॉन ऑफ द अबव है। अकॉर्डिंग टू थॉमस माल्थus सेलिबेसी बर्थ कंट्रोल, तो ये सारे आपका जो है प्रिवेंटिव चेक्स है, ठीक है। आप 175 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल हैव ए मार्केट कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, तो ये आपका रेगुलर सॉइल हो जो है इसका अच्छा कैपेसिटी होता है वाटर को होल्ड करने का। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर ये देखो ये वेबसाइट से मिला है indiresult.in, राइट। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 176। द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर्स कॉन्डेंस इज द, तो इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन पॉइंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर नहीं होगा। तो दो चीज़ों में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है कि कॉन्डेंसेशन पॉइंट और ड्यू पॉइंट में। द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर कॉन्डेंस पूछा है, ठीक है। तो इसे को हम तो कॉन्डेंसेशन पॉइंट ही शायद यहाँ पर आंसर होगा। बाय द वे इसका भी मेरे को क्लियर कट आंसर मिला नहीं है, तो आपको खुद से लॉजिक लगा कर बनाना पड़ेगा। ड्यू पॉइंट वो होता है जहाँ पर वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो पूरा इक्वल हो जाता है, उसे हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं जिस टेम्परेचर में। तो यहाँ पर देखो वेपर कॉन्डेंस हो रहा है तो डेफिनेटली कॉन्डेंसेशन पॉइंट बोलना चाहिए उसको, ठीक है। इन दोनों टर्म एग्जिस्ट करता है, कॉन्डेंसेशन पॉइंट और ड्यू पॉइंट, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। अब नेक्स्ट देखते हैं, द वर्क ऑफ विंड एज एन एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इज नॉट वाइड स्प्रेड एज दैट ऑफ वाटर। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि विंड जो है वाइड स्प्रेड नहीं है उसका वर्क, एंड इट इज़ इफेक्टिव ओनली इन द डेजर्ट रीजन्स, ये भी सही है। बट मैंने पहले कन्फ्यूज हो गया था कि यार तो जो है वो कोस्टल एरिया में भी काम करता है कुछ कुछ, बट काफ़ी मैंने चेक किया वेबसाइट, तो वहाँ पर बताया कि बोथ ए एंड आर दी ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन ए फंक्शनल रीजन इज डेलिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, फंक्शनल रीजन हम इंटरेक्शन के बेसिस पर डेलिनेट करते हैं, फील्ड्स ऑफ इंटरेक्शंस, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 179, द नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज नोन एज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, यहाँ पर ये इकोनॉमिक डेंसिटी बोल के कुछ नहीं होते, इकोनॉमिक डेंसिटी इकोनॉमीज ऑफ डेंसिटी नाम के शायद कुछ होता है, और अरिथमेटिक डेंसिटी यानी टोटल एरिया बाई टोटल पॉपुलेशन, है ना। और जो एग्रीकल्चर डेंसिटी है वो आपका टोटल एग्रीकल्चर लैंड डिवाइडेड बाई फार्मर पॉपुलेशन होता है, और फिजियोलॉजिकल डेंसिटी यानी जो एग्रीकल्चर लैंड डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन होता है। तो एक बार सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लेना, एक बार नोट कर लेना, जो भी है मेरे को भी नोट करना पड़ेगा ताकि अगले टाइम से मेरे को अच्छे से याद रहे। मैंने सिर्फ क्या है इसको सर्च किया था, मैंने नोट नहीं किया था, इसलिए मेरे को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। आई होप द पोलर रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड बिकॉज there is no mineral resource, the regions are forested, the growing season is short owing to low temperature. I think option 1A is more appropriate rather than rest of the two, right, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोइंग सीजन ही नहीं है तो फिर फॉरेस्ट तो बनेगा नहीं और फूड भी नहीं बनेगा, तो आई थिंक इसीलिए जो है पॉपुलेशन कम हो। और हु डिफाइंड सेटलमेंट जियोग्राफी फर्स्ट टाइम, तो ये जो है मिडचेन है, मिडचेन आपका सेटलमेंट जियोग्राफी को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था, इनकॉर्पोरेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट पैटर्न, हाउस टाइप्स, फील्ड सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही बताया था। द हाइस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द, देखो यहाँ पे जो बाल्टिक सी जो है इसका 7% सैलिनिटी है ओनली, और रेड सी का सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, ओक्टस का भी कम है और मेडिटेरेनियन सी का भी कम है, पर रेड सी का ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट्स व्हिच आर बायोटिक एंड अबायोटिक। पेलाजिक डिपोजिट्स consist of matter derived from algae and are mostly in the form of liquid mud known as ooze, and which of the following hills forms the northeastern edge of the Chotnagur Plateau? Rajmahal Hills. Which of the following is formed as a result of tectonic forces? Definitely Rift Valley. And which of the following earthquake waves are most destructive? ना L waves, right? तो ये काफ़ी आसान था। आइडेंटिफाई फ्लूवियल ग्लेशियल डिपोजिट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो डेफिनेटली आउट ऑफ प्लेन, केम, केटल, एस्कार्स, ये सारे जो है फ्लूवियल डिपोजिट्स होता है, फ्लूवियल डिपोजिट्स फ्लूवो ग्लेशियल डिपोजिट होता है। द एटमोसफियर गेट्स हीटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डायरेक्ट सन रेज तो होते नहीं, वॉल्केनिक एक्टिविटी से नहीं होते, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल से भी नहीं होते, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ से होता है। तो ऑप्शन डी आपका होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, ध्यान में रखना ये।
winter rainfall in northwestern part of India caused by western disturbances, the temperature that provides favorable ecological conditions for living coral reefs. तो टेम्परेचर हमेशा 20 से ज़्यादा होना चाहिए और आई थिंक 26 इज़ द लिमिट या 27 इज़ द लिमिट, तो मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक टेंशन मॉडल प्रेडिक्ट्स अ हाई बर्थ रेट बट अ लो डेथ रेट। क्या पूछा कि हाई बर्थ रेट बट लो डेथ रेट, तो फर्स्ट स्टेज तो नहीं होगा, सेकेंड स्टेज होगा। हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट सेकेंड स्टेज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे और ये यही पेज आपका लास्ट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैज बीन डेवलप्ड ऑन ए लेगून। तो लेगून के बीच हमारा दो बीच है, एक हो गया आपका कोची बीच, ये आपको होगा कोची या कोचिन, और आई थिंक एक क्या पढ़ा मैंने, पारादीप, हाँ पारादीप पोर्ट। तो ये दोनों जो है लेगून के ऊपर बिल्ड है इंडिया का पोर्ट में। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड जियोग्राफिक पैटर्न। तो जियोग्राफिक पैटर्न रैंडम जो है ये कोई पैटर्न नहीं है, तो ये गूगल से मिला है मेरे को, बाकी आप देख लेना। सेवरल प्लांट सिटीज हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हिच वन ऑफ द। तो जयपुर जो है, जयपुर जो है ये सिटी आपका इंडिपेंडेंस के पहले ही बिल्ड किया गया था, बहुत पहले। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डेफिनेटली बिहार का नाम है तो बिहार ही होगा। अब और भी सारे हैं बट बिहार इज द, आई थिंक गूगल में सर्च करके भी वही मिला कि बिहार का रैंक जो है इस इंडेक्स में लो है इंडियन स्टेट्स में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलर रेडिएशन मेक्स सेवरल अदर एनर्जी सोर्सेज पॉसिबल इंक्लूडिंग। तो सोलर रेडिएशन मेक्स सेवरल अदर एनर्जी सोर्सेज पॉसिबल इंक्लूडिंग, मतलब जिससे हम नहीं सोचते कि ये रिलेटेड नहीं है उसी को चूज़ करना होगा इसको। तो यहाँ पर होगा आपका विंड एनर्जी, और बाकी सारे तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सोलर एनर्जी, बट विंड एनर्जी जो है वो भी सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है। मैंने जब पहले क्वेश्चन को देखा तो मैंने न्यूक्लियर एनर्जी को सोच रहा था न्यूक्लियर एनर्जी होगा ऐसे, बट मैंने गूगल में सर्च किया तो विंड एनर्जी देखा है। चैट जीपीटी को पूछा तो वो भी ऐसा ही बोला। बाकी आप बता सकते हो, बट जो भी बताना आप कुछ एविडेंस के साथ या चेक करके बताना, ठीक है। ऐसे ही मन मर्जी मत बता देना प्लीज़, देन मतलब कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। All those processes which tend to bring the surface of the lithosphere to a common level are collectively known as। तो 198 क्या होगा, तो ये आपका देखो यहाँ पर गलतफहमी हो सकता है। मैंने गूगल में सर्च किया तो डिग्रेडेशन बता दिया यार तुमको, मतलब यहाँ पर ये बोल रहे कि टेंड टू ब्रिंग द सरफेस ऑफ द लिथोस्फीयर कॉमन लेवल। भाई डिग्रेडेशन लोअरिंग डाउन होता है डिग्रेडेशन, तो हम कॉमन लेवल की बात करें तो यहाँ पर हम ग्रेडेशन की बात करेंगे, ठीक है, ग्रेडेशन। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ अगेन बैक टू दैट। ये सबको पता है आयनोस्फीयर। ऑल द इकोसिस्टम टेकन टुगेदर इन ए जियोग्राफिकल यूनिट फॉर्म ए बिगर यूनिट कॉल्ड, सबको पता है ये होगा आपका बायोम। तो ये आपका ख़त्म होता है, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ये था NVS का 2016 का पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद नहीं आया हो है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ना कर सकता हूँ, और मतलब कैसे ये वीडियो कैसा होता तो आपको अच्छा लगता या आपका ज़्यादा बेनिफिट होता, आप कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।